वेलकम टू लेट्स लर्न विद सोनिया। हम यहाँ पे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कर रही हैं, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। पिछली वीडियो में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनके टाइप्स और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल हैं, वो सब कर लिया था। अब बारी है आगे करने की। जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको पिछला सारा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उस चीज़ को दोबारा कर लेंगे। ओके, तो चलो अब है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और हमारे अंदर डिजीज कोज करते हैं। सिर्फ हम में नहीं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं। सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड पैथोजन। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं यानी कि बीमारियां लगाते हैं, उनको बोलते हैं पैथोजन। ये टर्म इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को खराब कर देते हैं, कपड़ों को खराब कर देते हैं और लेदर को भी अफेक्ट करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो चलो कैसे कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल हैं वो पढ़ते हैं। अब है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं, सबसे पहले वो पढ़ेंगे। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीद। देखो, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो या आप बोल रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस टाइम पे भी हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को इतना अफेक्ट नहीं करते क्योंकि इम्यून सिस्टम उससे हमें डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है और उतना ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, एक तो हवा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। दूसरा, द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसमें भी बहुत से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और द फूड वी ईट, प्लस में फूड में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे जब भी आप फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, खाना खा रहे हो, स्पेशली जब आप बाजार से सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह लेके आते हो, तो आपने नोटिस किया होगा आपकी मम्मी जो है उनको वॉश करके रखती है। और आपको बोलते भी हैं कि जब भी आप फ्रूट वगैरह खा रहे हो तो उसको वॉश करके खाओ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by animals। सिर्फ इन तीन चीज़ों के कारण ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते। मान लो किसी को बीमारी है, मेरे को बीमारी है और आप मेरे पास बैठ गए, अगर वो डिजीज़ कम्युनिकेबल है, मान लो मैंने स्नीज़ कर दिया, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप मेरे पास बैठे हो तो वो जो आप एयर ब्रीथ कर रहे हो उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे आपको भी वो बीमारी लग जाती है। ठीक है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कोल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। और ऐसी डिजीज, ऐसी माइक्रोबियल डिजीज जो कैसे फैलती हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आपने टच वगैरह कर दिया, उससे एयर से, वाटर से और फिजिकल कॉन्टैक्ट से, उनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो इन सब के कारण नहीं फैलती। ठीक है, वो हमारे इंटरनल रीजन होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं बॉडी के, उनके कारण होता है। जैसे कैंसर है, अब किसी को कैंसर है, आप उसके पास बैठ गए, टच कर गया, तो जरूरी ऐसा नहीं होता कि आपको भी कैंसर हो जाएगी। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हैं? जो फिजिकल टच से, फूड से, एयर से, इन सब से पहले उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। हमने ये पीछे भी ये बीमारियां पढ़ी थी। ये सारी डिजीज एग्जाम्पल हैं कम्युनिकेबल डिजीज का, इनको याद रखना। आई एम रिपीटिंग अगेन, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को और क्या बोलते हैं? टीबी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है when a person suffering from a common cold sneeze, fine droplet of moisture carrying thousands of viruses are sprayed in the air। मान लो कोई पर्सन कोल्ड से सफ़र कर रहा है, उसको जुकाम हो रखा है और उसने स्नीज कर दिया, तो जब उस हम ये तो जर्नल सी बात है, सबके साथ ही ऐसा होता है, जब हम स्नीज कर रहे होते हैं, छींकते हैं, उस टाइम पे फाइन ड्रॉपलेट निकलती है हमारे मुंह से,
वो कहाँ पे चली गई, एयर के अंदर। अब उस ड्रॉपलेट के अंदर 1000 ऑफ वायरसेस हैं, और सबको पता है ना वायरस के कारण होता है कॉमन कोल्ड। तो अब वो एयर में सेपरेट हो गया। अब मान लो आप हेल्दी हो और आप उनके पास बैठे, तो आपको भी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और आसपास में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब एयर के थ्रू इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, वो वायरस एंटर कर सकता है हेल्दी पर्सन में वाइल ब्रीदिंग एंड कोज इन्फेक्शन। कैसे जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, ब्रीदिंग के थ्रू, और इन्फेक्शन कोज करेगा। ठीक है, अब बुजो क्या कहता है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द सेपरेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो बताओ भाई कैसे उसको सेपरेट होने से रोकोगे, फैलने से रोकोगे कम्युनिकेबल डिजीज को। अभी पढ़ते हैं। वी शुड कीप a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. ये दो बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको अगर कोल्ड हो रखा है तो आप मास्क वगैरह लगा सकते हो, स्नीज कर रहे हो आप एक रुमाल रख सकते हो अपने मुंह के ऊपर। ठीक है, उससे क्या होगा, आप एक देखो ये सारी बातें तो साइड में रख के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर आपको कुछ हो रखा है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी और को इन्फेक्ट ना करूं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई। आपने रुमाल रख रहे हो आप अपनी जेब में, प्लस में भाई आपने मास्क लगा लिया, या आप थोड़ा सा दूर होके बैठ रहे हो, तो ये कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं, आप इनका ध्यान रख सकते हो और किसी और को बीमार होने से बचा सकते हो। ठीक है, और आप सबको ये करना भी है। जब भी आपको खांसी जुकाम वगैरह या ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। आप मास्क लगा सकते हो, आप अपना रुमाल अपने साथ रखो, और टाइम टू टाइम अपने हैंड वॉश करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है, these are some there are some insects and animal which act as carrier of disease causing microbes। अब देखो इस वर्ड का मतलब समझो, कैरियर क्या होती है। अब आपको स्कूल से घर जाना है, ठीक है, या घर से स्कूल आना है। ऑफ कोर्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप साइकिल पे आते हो, बस में आते हो, या पापा छोड़ के जाते हैं, किसी भी मतलब व्हीकल पे आते हो आप। वो क्या है, किसी चीज़ पे आप बैठ के स्कूल तक पहुंच रहे हो, वो किस चीज़ का काम कर रहा है, वो कैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बीमारियों को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए कुछ कैरियर चाहिए, उसको कुछ ये लगा लो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए उसको, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचने के लिए, उनको बोलते हैं कैरियर्स। अब माइक्रोब्स कैसे जाते हैं, वो इंसेक्ट्स के थ्रू जा सकते हैं, एनिमल्स के थ्रू जा सकते हैं, भाई एयर के थ्रू एंटर कर गया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कोई भी माइक्रोब। तो कैरियर क्या है, जिसके थ्रू वो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैरियर। और कैरियर के कारण नहीं हो रही है, कैरियर सिर्फ फैलाने का काम कर रहा है। वो उस चीज को, उस माइक्रोब को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा रहा है, कैरियर डिजीज कोज नहीं कर रहा है। ये ध्यान रखना, माइक्रोब के कारण डिजीज कोज हो रही है, ना कि कैरियर के कारण। कैरियर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। और सबसे जो कैरियर सबसे बड़ी है वो है हाउस फ्लाई। कैसे, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। मक्खियाँ क्या हैं, गार्बेज वगैरह पे बैठ जाती हैं, प्लस में जितना भी एनिमल एक्सक्रीटा पड़ा रहता है उस पर बैठी रहती हैं। अब उससे पे बैठ के वो हमारी खाने वाली चीज़ों पे भी जाके बैठती हैं। ठीक है, उसके थ्रू अब जो वहाँ पे गार्बेज के ऊपर जितना, एक्सक्रीटा के ऊपर जितने माइक्रोब्स थे हार्मफुल, वो कहाँ पे ट्रांसमिट हो गए, मान लो फ्रूट्स के ऊपर जाके बैठ गई वो। अब हम कई बार फ्रूट्स को धो के नहीं खाते हैं, या वेजिटेबल्स के ऊपर जाके बैठ गई, अब हम उस चीज़ को खा रहे हैं तो वो माइक्रोब्स क्या कर गए, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए। फैला किसकी वजह से है, ये मक्खी की वजह से। मक्खी ने किया नहीं है आपको बीमारी, की नहीं है, सिर्फ उसने उस माइक्रोब्स को वहां से उठा के और आपके खाने वाली चीज़ों के पास छोड़ दिया, तो वो एक कैरियर का काम कर रही है। ठीक है, पैथोजन क्या करती है, स्टिक कर जाते हैं उनकी बॉडीज के ऊपर, जैसे मक्खी के ऊपर स्टिक कर गए, वो उनके पैरों पे लग गए, उनकी पंख वगैरह के ऊपर चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, अब जितना भी अनकवर्ड फूड होता है वहां पे जाके बैठेगी वो, दे में ट्रांसफर द पैथोजन। और ऑफकोर्स 99% चांस है कि माइक्रोब्स वहां पे अब उसने पहुंचा दिया है। ठीक है, वो एवर ईट द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। और जो भी इस खराब खाने को खाएगा वो सिक, बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसलिए हमेशा आपको सलाह दी जाती है कि खाने को हमेशा ढक के रखो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, और जितने भी अनकवर्ड आइटम होते हैं उनको आप मत खाओ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। एक और कैरियर का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, क्या नाम है, एनाफ्लीज मस्कीटो, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ये किसको ट्रांसफर करती है बेट,
मलेरिया के पैरासाइट को, जिसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। फीमेल एड्स मस्कीटो एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और जो ये एड्स मस्कीटो है ये किसके लिए कैरियर का काम करती है, डेंगू वायरस के लिए। हाउ कैन वी कंट्रोल टू सेपरेट ऑफ मलेरिया और डेंगू, आप कैसे बचा सकते हो भाई मलेरिया और डेंगू ना फैले, बताओ। अब देखो मस्कीटो एज ए कैरियर काम कर रहा है, आपने आसपास आप उसको पानी को इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि वहीं पे लाइफ साइकिल पूरी होती है इनकी मस्कीटो वगैरह की। अगर पानी इकट्ठा हो रखा है तो उसके अंदर ये ग्रो करेंगे, और ये ग्रो करेंगे तो ऑफ कोर्स डिजीज़ को फैलाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी बच सकते हो। आप नेट वगैरह लगा के सो सकते हो, कूलर वगैरह में पानी ना इकट्ठा होने दो, कहीं पे भी आसपास में कहीं पे भी आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। टाइम टू टाइम कूलर वगैरह जहाँ पे पोट्स वगैरह रखे गए हैं उनको साफ़ रखो, ताकि ये एग्स ना दें और ज़्यादा मच्छर ना हो। ज़्यादा नहीं होंगे तो एज ए कैरियर काम नहीं करेंगे और बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, ठीक है। अब है वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नोट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन नेबरहुड। तो अब जो पहेली है वो सोच रही है कि ऐसा ही तो होता है, टीचर हमें हमेशा बोलती है कि भाई कहीं भी आसपास में हमें पानी को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, ठीक है। अब क्यों बोलती है टीचर, आपको पता लग गया होगा, इसके आंसर आप दे सकते हो। ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर, ऑफ कोर्स मस्कीटो कहाँ पे ब्रीड करते हैं, वाटर के अंदर। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। हमें कहीं भी इन सब जगह के अलावा और भी कहीं पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर आप पानी इकट्ठा ही नहीं होने दोगे तो मस्कीटो ब्रीड नहीं करेंगे। ट्राई टू मेक ए लिस्ट मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द सेपरेट ऑफ मलेरिया। और आप एक लिस्ट बनाइए जिससे आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हो। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, कुछ डिजीज़ के नाम, ह्यूमन डिजीज़ के, वो कैसे फैलती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है उसके बारे में दे रखा है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है तो इसको करते हैं, चलो। सबसे पहले है यहाँ पे ऊपर दे रखा है ह्यूमन डिजीज, उसका नाम, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो हो रहा है वो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से वो फैल रही है, ट्रांसमिट हो रही है, और यहाँ पे है प्रिवेंटिव मेजर जनरल, हम उसको कैसे रोक सकते हैं उस बैक्टीरिया को फैलने से, उस बीमारी को, वो दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले वही ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टिब्बी, किससे फैलती है, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचता है, ये एयर के थ्रू। और आप इससे कैसे बच सकते हो, इन सभी बीमारियों का एक ही यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर दे रखा, तो पहले कर लेते हैं इसको, आप ध्यान रखना। कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, आप पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन में रखिए, मतलब और घर वालों से अलग रखना है उस पेशेंट को, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंगनेस ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो भी वो यूज़ कर रहा है, जितने भी बर्तन वगैरह या कोई भी चीज़ अगर वो पेशेंट यूज़ कर रहा है उसको और जितने भी पीपल हैं घर में उनसे बिल्कुल अलग रखना, उसके मतलब जो भी सामान वो यूज़ कर रहा है वो अलग करना है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और हमेशा सभी को जितनी भी वैक्सीनेशन हमें दी जाती हैं बचपन के टाइम पे सबको लगी हैं, वो प्रॉपर टाइम पे लगवानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन हर एक बच्चे के अंदर। अगर आप वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं लेते हो, जो इंजेक्शन हमें लगते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो अगर वो आपने टाइम से नहीं लिए हैं तो बड़े होगे वो बहुत सारी दिक्कतें कर सकता है। जैसे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है आपको, अगर आप वो ना लो तो पोलियो एक सीरियस डिजीज़ है, उससे आप हैंडीकैप भी हो सकते हो, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए और आसपास लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि वैक्सीनेशन लो, ओके। अब सेकंड है मिजल्स। मिजल्स क्या होती हैं, खसरा, इसको आप नोट करना, क्या होता है मिजल्स, खसरा। ये किससे फैलता है, वायरस के कारण। ट्रांसमिट कैसे होता है, एयर के थ्रू, और प्रिवेंटिव मेजर वही रहेंगे सेम, ठीक है। फिर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को चेचक भी बोलते हैं और छोटी माता भी बोलते हैं, ये भी वायरस से फैलती है। प्लस में एयर और कॉन्टैक्ट की वजह से एयर के थ्रू भी फैल रही है, प्लस अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो उससे भी फैल सकता है, और प्रिवेंटिव मेजर सेम रहेंगे। फिर है पोलियो। पोलियो भी वायरस से फैलता है, प्लस में ये भी एयर और ये फैलता है एयर की वजह से और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है ये, ठीक है। तो पानी जो है हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा पीना चाहिए और इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पे बताए थे वो सब सेम है।
ये इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी यहाँ पे डिजीज़ वगैरह दे रखी हैं, कौन सी डिजीज़ किसके कारण होती है पूछ लेते हैं, वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, या कैसे होती है, तो ये ध्यान रखना है आपने। फिर है कोलेरा। कोलेरा क्या होता है? हैजा। ठीक है, कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा। ये फैलता है बैक्टीरिया के कारण, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा कोज करता है? बैक्टीरिया। और ट्रांसमिट कैसे होती है? वाटर और फूड। कंटामिनेटेड वाटर और फूड हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। हमें पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे तरीके से रहना चाहिए, जितनी भी हमारी पर्सनल हाइजीनिक होती है वो रखनी चाहिए, और गुड हैबिट रखनी चाहिए हमें, जितनी भी अच्छी अच्छी आदतें हैं वो अपनाओ, जैसे खाना खाने के बाद हाथ धोना, अच्छा पानी पीना, अच्छा खाना खाना, फूड को कवर करके रखना, ठीक है। और फिर है कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। आप जो खाना है वो बिल्कुल बॉइल्ड और अच्छे से पका हुआ खाओ, और पानी भी जो है गर्म करके पीना है, प्लस में वैक्सीनेशन हमें टाइम पे लेनी चाहिए, ठीक है। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड सबको पता होगा, जिसको मोतीझारा बोलते हैं। ये फैलता है बैक्टीरिया के कारण, और ट्रांसमिट कैसे होता है? वाटर के थ्रू। सेम हमने ये प्रिवेंटिव मेजर यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। फिर है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू फैलता है, ठीक है। ये एक लीवर की बीमारी होती है बेसिकली, और इसमें लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो वैसे तो ये इतनी सीरियस होती नहीं, लेकिन इसका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो ये सीरियस हो जाती है भाई, तो इससे बचना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांसमिट कैसे होती है? वाटर के थ्रू। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन। हमेशा गर्म उबला हुआ पानी पियो, प्लस में वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवानी है, ओके। फिर है मलेरिया। मलेरिया किससे? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, प्लस में अभी पढ़ के आए थे ट्रांसमिट कैसे होता है? मस्कीटो के कारण। क्या करना है फिर अगर मस्कीटो के कारण हो रहा है तो? यूज़ मस्कीटो नेट एंड रिपेलेंट्स। हमेशा मच्छरदानी लगा के सो, प्लस में जितने भी जैसे ये हिट वगैरह होती हैं वो लगाओ, अलाउट वगैरह लगाओ। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो बाय नॉट अलाउिंग कलेक्ट टू वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। पानी आसपास इकट्ठा नहीं होने देना है, ब्रीडिंग को रोकना है मस्कीटो की, और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते रहो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। हमने ह्यूमंस में पढ़ ली, अब एनिमल्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं, कैसे? देखो, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट ओनली कोज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। सिर्फ प्लांट और ह्यूमन में नहीं, कुछ और एनिमल्स में भी डिजीज कोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कोज्ड बाय ए बैक्टीरियम। ये एंथ्रेक्स नाम की एक बीमारी है, और बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है ये, ह्यूमन वगैरह में और कैटल वगैरह में होती है ये। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय ये वायरस। कई बार फुट की और माउथ की डिजीज हो जाती हैं पशुओं में, वो भी वायरस के कारण फैलती हैं। यहाँ पे देखो, रॉबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कोज एंथ्रेक्स डिजीज। रॉबर्ट कोच ने 1876 में एक बैक्टीरिया की खोज की जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, और ये क्या कोज करता है? एंथ्रेक्स डिजीज, जो हमने अभी पढ़ी है, ठीक है। अब है डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। हमने कैटल वगैरह में, एनिमल्स वगैरह में पढ़ ली, ह्यूमंस में पढ़ ली, अब प्लांट में भी बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं, वो पढ़ते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीट, गेहूँ वगैरह में, चावल वगैरह में, पोटैटो वगैरह में, शुगर केन वगैरह में, और भी बहुत सारे टाइप के प्लांट में डिजीज कोज करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द इल्ड ऑफ क्रॉप। ऑफ कोर्स अगर प्लांट अफेक्टेड हो गया तो उसकी इल्ड भी अफेक्ट होती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। ये इनको भी कुछ केमिकल्स के थ्रू हम कंट्रोल में कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल 2.2 में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज दे रखी जो प्लांट में होती हैं। देखो भाई, ऊपर दे रखा प्लांट डिजीज, नाम डिजीज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके कारण होता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलती है। सबसे पहले है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, और ट्रांसमिट कैसे होती है? एयर के थ्रू, ठीक है। दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के अंदर उनकी जो लीव्स वगैरह है वो खराब हो जाती है बिल्कुल, फंजाई के कारण ये इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई के कारण होती है। एयर और सीड्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है।
फिर है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ओकरा। ओकरा के अंदर जो उसकी लीफ होती हैं वो येलो कलर की, प्लस में वो थिक हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ये होता कैसे है? वायरस के कारण। और फैलता कैसे है? इंसेक्ट इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है भाई, और भी बहुत टाइप की डिजीज़ हैं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब है फूड पॉइजनिंग। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। बूजो वाज इन्वाइटेड बाई हिज। अब है भाई फूड पॉइजनिंग। सबने सुना भी होगा, किसी को फूड पॉइजनिंग होगी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो चलो पढ़ते हैं इसको। बूजो वाज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। बूजो को उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया एक पार्टी में, और उसने बहुत सारी वेराइटी के फूड स्टफ मतलब फूड खा लिया। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टिंग वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। और जैसे ही वो घर पहुंचा उसको बहुत सारी वोमिटिंग उल्टियाँ होने लगी और उसको हॉस्पिटल लेके गई। ये हमारे साथ भी बहुत बार होता है, ठीक है। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू दी फूड पॉइजनिंग। और डॉक्टर ने बताया इसको फूड पॉइजनिंग हो रखी है। पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। पहली सोचती फूड पॉइजनिंग, खाना जहर, पॉइजन कैसे हो गया? चलो देखते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू दी कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड पॉइजनिंग होती है उसका एक रीज़न होता है कि जो हमने खाना खाया हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड था, खाना वो ठीक नहीं था, वो कंटामिनेटेड फूड था, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं वो कई बारी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस। और वही जो टॉक्सिक सब्सटेंस वो रिलीज कर रही है उसके कारण फूड क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग कोई ऐसी नॉर्मल सी बीमारी नहीं है। कई बार हमें वोमिटिंग होती है और डॉक्टर दवाई दे देता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि डेथ तक हो सकती है फूड पॉइजनिंग में। तो इसलिए साफ़ सुथरा खाना खाया करो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। और खाना खराब किसके कारण हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम अपने खाने को बचा ले, प्रिजर्व करके रख ले, तो खाना स्पॉइल्ड होगा नहीं और फूड पॉइजनिंग होगी नहीं। चलो देखते फूड कैसे प्रिजर्व करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जो भी हम फसल को हार्वेस्ट करके वो जो ग्रेन्स हैं हमारी, जितने भी लार्ज स्केल पे हम उनको स्टोर करके रखते, कैसे कैसे स्टोर करके रख रहे थे। उसमें नीम की पत्तियाँ डाल रहे थे, है ना, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहे थे, उनको धूप में रख रहे थे, मॉइस्चर को ख़त्म करके फिर उनको हम स्टोर कर रहे थे, ठीक है। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम। अब उसको तो बचा लिया जो अनकुकड ग्रेन्स थे हमारे पास। अब जो खाना बन गया है उसको कैसे प्रिजर्व करके रखोगे? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अंडर अनयूज्ड अंडर मोइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। अभी पीछे भी पढ़ के आए थे हम, ब्रेड को आप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख दो तो उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है, ग्रीन ग्रीन पैचेज हो जाते हैं उसके ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। और जो खाना ख़राब होता है उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है, प्लस में उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। ऑफ कोर्स जो खाना ख़राब होता है उसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है ये। कैसे केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? जब एक सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में चेंज हो जाए, और उसमें ऐसा ही होता है जो खाना था वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that mango pickles her grandmother make does not spoil for a long time. अब पहेली कुछ आम लेके आई और उसने कुछ दिन तक खाए नहीं, वो ऐसे ही रखे रहे, तो उसने देखा कि वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज़ और देखी कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो मैंगो से, उनकी मैंगो पिकल से अचार बनाती है और वो लंबे टाइम तक चलता है। कैसे? एंड सी इज़ कन्फ्यूज। अब वो कन्फ्यूज़ हो गया, ऐसा क्यों हो रहा? मेरे जो आम लेके आई थी मैं वो तो ख़राब हो गए, लेकिन जो दादी आम का अचार डालती है वो तो इतने दिन तक ख़राब नहीं होता है। अब है लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ मेथड पढ़ेंगे हम फूड को कैसे कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो चलो बच्चों करते हैं। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल का यूज़ करके हम खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। कैसे?
Salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganism. साल्ट वगैरह, एडिबल ऑयल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं जनरली हमारे घरों में खाने को बचाने के लिए. देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव. जो भी प्रिजर्व करने के काम आ रही चीज़ें उनको क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेटिव. अब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव पढ़ेंगे हम यहाँ, ठीक है. वी ऐड सोल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. हम जब भी अचार डालते हैं तो उसके अंदर एसिड वगैरह, विनेगर वगैरह, साल्ट वगैरह डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अटैक ना करें. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. ये ध्यान रखना बच्चों, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये 2 केमिकल हैं. यहाँ पे पूछेगा एग्जामिनर आपसे कौन से 2 केमिकल हैं जो आप फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो ये कॉमन प्रिजर्वेटिव ध्यान रखना, सोडियम बेंजोएट प्लस सोडियम मेटा बाइसल्फाइड. दे आर कॉल्ड, these are used in jams and squashes to check their spoilage. जैम्स वगैरह में, स्क्वैसेस वगैरह में ये यूज़ होते हैं, ठीक है. अब है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट. साल्ट का यूज़ करके भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं. कैसे देखते हैं. कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. बहुत लंबे टाइम से पहले से ही मीट वगैरह, फिशेस वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए साल्ट वगैरह छिड़कते हैं उनके ऊपर. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes and tamarind etc. इमली वगैरह, आंवला वगैरह, मैंगोज वगैरह को भी प्रिजर्व करने के लिए हम उनमें साल्ट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव कौन है? साल्ट. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर का यूज़ करके भी हम अपने खाने को बचा सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते. फिर उनके ऊपर कैसे? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. ये सारी चीज़ें किससे बचाई जा सकती हैं? शुगर का यूज़ करके. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. ये है मेन बात. जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स वहाँ पे वो ग्रो करेगा. और अगर आप मॉइस्चर कंटेंट को कम कर दोगे तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी ही नहीं, तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं करेगा. तो शुगर क्यों डालते हैं? वो उस जितना भी फूड आइटम होता है उससे सारा मॉइस्चर वगैरह है वो सोख लेती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट नहीं करते. तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव कौन है? शुगर. ऊपर कौन था? सोडियम बेंजोएट प्लस सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. फिर क्या किया? साल्ट, फिर शुगर. अब है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट. ऑयल वगैरह और विनेगर वगैरह में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं हम. वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. और ये सारी चीज़ें किससे बचाई जा सकती हैं? ऑयल और विनेगर एज. अब है भाई हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट दे के भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड वगैरह को बचा सकते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड. आपने देखा होगा आपकी मम्मी, हम सब की मम्मी, दूध को स्टोर करने से पहले या हमें देने से पहले, पिलाने से पहले उसको गर्म करती है. बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और बॉइलिंग से क्या होता है? वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दूध के अंदर वो सारे मर जाते हैं, ठीक है. सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन दी रेफ्रिजरेटर. और हम अपना खाना कहाँ पे रखते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर. कहाँ पे? फ्रीज के अंदर. लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. यानी कि लो टेम्परेचर पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चा लोग? ज़्यादा हीट सहन नहीं कर सकते. तो जितनी हीट सहन नहीं कर रहे थे वो तो मम्मी ने दूध को गर्म करने से उड़ा दिए. अब बचा खुचा उस दूध को कहाँ पे रख दिया? फ्रीज के अंदर. बात सिर्फ दूध की नहीं है और भी खाने की. तो अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए हमारा खाना बचा रहता है फ्रीज के अंदर. पता था तुम्हें? नेक्स्ट देखो अब. वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल. अब आपने कभी सोचा है जो दूध पैकेट्स में आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता? देखते हैं. माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चराइज्ड. व्हाट इज़ पास्चराइजेशन? फिर उनकी मम्मी ने बताया कि ये दूध जो है पास्चराइज है. फिर इसके बुजो था, ये बुजो के दिमाग में आइडिया क्या आया? उसने सोचा कि पास्चराइजेशन क्या होता है. तो चलो देखते हैं दोस्तों क्या होता है पास्चराइजेशन. Pasteurized milk can be consumed without boiling
एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पाश्चराइज मिल्क को आप बिना उबाले भी कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है कि उसको ओट को तो मम्मी बोलती है भाई गर्म करके पिलाऊंगी, ठंडा करके पी लेना, ये आप ऐसे ही कैसे कंज्यूम कर लेते हो। अब ये कैसे तैयार किया जाता है वो देखो, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। दूध को गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, कितने टाइम के लिए, 15 से 30 सेकेंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और एकदम से उसको ठंडा किया जाता है और स्टोर कर लेते हैं। ओके, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पाश्चर। इट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। और किसने डिस्कवर किया था ये मेथड पाश्चराइजेशन का? लुइस पाश्चर जी ने। और उन्हीं के नाम पे पाश्चर लगा हुआ ना पीछे, पाश्चराइजेशन इस टेक्निक को नाम दे दिया। क्या होता है पाश्चराइजेशन? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, और एकदम से उसको ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। उसी प्रोसेस को पाश्चराइजेशन बोलते हैं। और किसके नाम पे पढ़ा है, किन्होंने इस टेक्निक को बनाया? लुइस पाश्चर ने। और एक और चीज़ क्या थी, तुमने अगर पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो निकाल के दिखा देती हूँ तुम्हें मैं। ये थे हमारे पाश्चर साहब जी। लुइस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी किसने डिस्कवर किया था? इन्होंने, इस शख्स ने 1857 में। और एक और काम क्या किया पाश्चराइजेशन वाला, दोनों चीज़ें याद रखना। फोटो भी दिखा दिया है, अब दिमाग में इसको बिल्कुल कैप्चर करके रखना। अब है बच्चों स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आजकल आप देखते हो सब्जियां भी भाई मॉडर्न ज़माना हो गया है, सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में आती है, फ्रूट्स वगैरह भी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी। ऐसा क्यों? मॉइस्चर नहीं लगेगा उनके ऊपर, प्लस में वो कवर्ड होगी तो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसे भी हम खाने को स्टोरेज और पैकिंग के थ्रू बचा सकते हैं। आई होप आपको फूड प्रिजर्वेशन समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको भी बहुत गौर से सुनना है। तुम भी बोलते होगे मैडम हर एक चीज़ को बोलती बहुत गौर से सुनना है, फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको गौर से नहीं सुनना है? अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं भाई वीडियो में जो गौर से ना सुना जाए, सारा ही सुन लेना, ठीक है? अच्छे बच्चे हो तुम, नन्हे से मुन्ने से प्यारे से। चलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। याद है कुछ 6th और 7th में राइजोबियम के बारे में पढ़ के आए होगे दोस्तों। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये महाराज क्या करते हैं राइजोबियम? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बोलोगे इसको फिक्स करने की क्या ज़रूरत है मैडम? चलो देखते हैं कहाँ पे फिक्स करते हैं। इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह जितनी होती हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स प्लांट। अब ये महाराज जी कहाँ पे रहते हैं राइजोबियम? ये जो पल्सेस वगैरह हैं इनकी रूट्स नोड्यूल्स के अंदर। रूट नोड्यूल्स, अभी शांति रखो बताती है मैं तुम लोगों को, ठीक है? अब सच एज बीन्स एंड पीज वगैरह में विद विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बताती है मैं तुम लोगों को, 2 मिनट रुकना बस। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इस महाराज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइटनिंग वगैरह से भी वो फिक्स हो जाती है। ओके, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर हाउ। लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्स होती रहती है फिर भी उसकी जितनी अमाउंट है एनवायरनमेंट में वो ऐसे ही रहती है, कांस्टेंट। कैसे? चलो देखते हैं। अब देखते हैं नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है। अभी हमने रूट नोड्यूल, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वगैरह पढ़ा था। क्या होता है, ये किसी प्लांट की लेग्यूमिनस प्लांट की रूट दिखा रखी, यहाँ पे आप देख रहे होगे, एनसीईआरटी होगी आपके हाथ में, छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको नोड्यूल्स बोलते हैं। नोड्यूल्स कौन बनाता है? ये बैक्टीरिया, राइजोबियम है, साइनोबैक्टीरिया, और भी बहुत सारे, एजेटोबैक्टर होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स वगैरह करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये नोड्यूल्स बनाते हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है? एक दूसरी चीज़ अभी हम पढ़ के आए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, कोई दो पार्टनर हैं और दोनों को वहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। कैसे? जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरिया यहाँ पे रहेंगे। बैक्टीरिया तो क्या करा रहे हैं, जितनी भी सोइल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन उसको फिक्स करा के और प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं।
बदले में इन्हें क्या मिल रहा है प्लांट से, न्यूट्रिशन वगैरह और शेल्टर मिल रहा है, रहने का स्थान मिल रहा है, प्लस में इनको इनका न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है ना, और इसी दोनों को फायदा हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आ गया होगा समझ में। तो चलो नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, अवर एटमोस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारी एटमोस्फेयर के अंदर कितनी परसेंट नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है दोस्तों। यानी कि सबसे ज़्यादा जो गैस की अमाउंट है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो नाइट्रोजन की है दोस्तों। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन। और जो नाइट्रोजन है एक बहुत ही एसेंशियल जरूरी कंस्टिट्यूएंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सभी प्रोटीन्स में नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन है, न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजन है, वाइटामिन्स में नाइट्रोजन है, हर जगह नाइट्रोजन है। ठीक है। द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स डायरेक्टली जिस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना होता है, तब जाके वो उसको कंज्यूम करेंगे। जैसे अब आप व्हीट फ्लोर को गेहूं का जो आटा होता है उसको ऐसे ही थोड़ी खा लेते हो, उसको फिर गूंथना पड़ता है, फिर उसकी रोटियां बनानी पड़ती तब खाते हो। ऐसे ही नाइट्रोजन की भी कुछ प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ही प्लांट और एनिमल उसको ले सकते हैं। ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरिया हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, वो सोइल के अंदर होती हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। ठीक है, एटमोसफेयर से लेके एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर देती हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट्स। ओके, once nitrogen is converted into these usable compound it can be utilized by plant from the soil through their root system। और जैसे ये नाइट्रोजन कंपाउंड में टूट गया, चेंज हो गया, तो अब जो है रूट के थ्रू प्लांट इसको कंज्यूम कर लेता है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, और फिर प्लांट उसको जितने भी प्रोसेस होते हैं प्रोटीन वगैरह बनाने के उनमें उनके सिंथेसिस में यूज कर लेता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। अब एनिमल्स प्लांट के ऊपर फीड करते हैं तो वहाँ से वो उस नाइट्रोजन को ले लेंगे, ठीक है, और प्रोटीन्स को ले लेंगे और नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेंगे। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, सोइल में जो प्रेजेंट होते हैं उस वेस्ट को वापस से सोइल के अंदर ले आते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजेनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन, और फिर से प्लांट उस कोई और प्लांट उसको दोबारा यूज कर लेगा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमोसफेयर, और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं दोबारा से उस नाइट्रोजन उस कंपाउंड्स वगैरह को किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रोजन गैस में, और वापस से वो एटमोसफेयर में आ जाएगी। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। इसीलिए जितनी भी नाइट्रोजन कंटेंट होता है 78% ये कॉन्स्टेंट रहता है हमारे एटमोसफेयर में। ठीक है, आ गया होगा समझ में। देखो अब नाइट्रोजन साइकिल देखो, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, हमारे एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है। हाँ भरो, हाँ है, नहीं भराना, अभी भरो, आवाज़ नहीं आई भाई, हाँ शाबाश भाई। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को किसने, पहले ये देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको वो बैक्टीरिया जो सोइल के अंदर प्रेजेंट उसको फिक्स कर देंगे। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और बैक्टीरिया उसको किस में, नाइट्रोजन कंपाउंड में, जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में चेंज कर देंगे। अब वो कहाँ पे चला गया, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सोइल, सोइल के अंदर चले गए वो। अब उसको कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, और जो कंपाउंड से नाइट्राइट और नाइट्रेट्स वगैरह वो कहाँ पे चले गए, सोइल के अंदर। अपटेक बाय द प्लांट, अब किसने ले लिए, वो प्लांट्स वगैरह ने ले लिए, उनको अपटेक कर लिया। अब एनिमल ईट प्लांट, अब प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स वगैरह, वहाँ चले गया वो नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, प्लांट एक्सक्रीशन वगैरह के थ्रू और डेथ हो गई उनकी, तो वो वापस से कहाँ पे आ गया, सोइल के अंदर मिक्स हो गए वो। अब वो कहाँ जाएंगे, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब जितना भी वेस्ट वगैरह था एक्सक्रीशन का और डेथ वगैरह की वजह से उस कंपाउंड्स को किस में दोबारा से चेंज कर देंगे, गैसेस फॉर्म में, और वो गैसेस कहाँ पे चली गई, वापस से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसी कारण से जितना भी नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो मोर और लेस कॉन्स्टेंट ही रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो, हम मिल के दोबारा से इसको पढ़ लेंगे और आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।